जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का करुण क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी पॉलिटी से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसकी सीरीज चल रही है। सीरीज 4 है, राइट। और इस सीरीज में मैं दो बातों का ध्यान दे रहा हूं। पहला कि जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी पे चर्चा की जाएगी, और ये जो चर्चा है यानी कि जो मेरा दूसरा एक नजरिया है वो ये है कि ये चर्चा में हम एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाएंगे, यानी कि अन्य बातों में भी हम चर्चा करेंगे, पर इन शॉर्ट होगा, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला हमें दिखता है द एक्ट ऑफ 1909, ठीक है, वॉज एसोसिएटेड विथ। तो आइए इसमें एक चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, जब 1909 आया था तो इस समय भारत के जो वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड मिंटो, और इसी समय जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो थे आपके मोरले। तो कहा जा सकता है कि इन्हीं दोनों के प्रयासों से इन्होंने जो सुधार दिया था उस आधार पे ब्रिटेन की पार्लियामेंट एक अधिनियम पारित करती है जिसे हम एक्ट ऑफ 1909 कहते हैं। तो इसीलिए इसको मोरले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है, मोरले मिंटो रिफॉर्म। और ध्यान देने वाली बात है, ये जो 1909 पे ये एक्ट आया है, राइट, याद करिएगा इससे लगभग 4 साल पहले यानी कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, जो अंग्रेजों द्वारा किया गया था। और आधार ये दिया था, प्रशासनिक आधार दिया था, पर वास्तविकता ये थी कि ये जो एक बंगाल को तोड़ा गया था उसका जो आधार था वो था हिंदू मुस्लिम के बीच कहीं ना कहीं जो अखंडता पैदा हो रही थी उसको खंडित करना था। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसके बाद हिंदुओं में भी आक्रोश था, मुस्लिम में भी आक्रोश था। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट दोनों करीब आ रहे थे। तो यहीं पर जो तत्कालीन वाइसरॉय थे मिंटो साहब, वो एक योजना बनाते हैं और कहीं ना कहीं मुस्लिम्स को वो एक अलग इलेक्टोरेट दे देते हैं, अर्थात मुस्लिम को मुस्लिम वोट करेगा। यानी कि अंत में हमें क्या मिलता है, मुस्लिम को मुस्लिम वोट करेगा और अन्य जो हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे जो इंडियन क्रिश्चियन है या अन्य धर्म है, उनके लिए अलग इलेक्टोरेट बनेगा। यानी कि एक तरह से हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की गई, राइट। तो यहां पर हम देखेंगे जो इसका आंसर है वो है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। दिस इज द राइट आंसर। आई रिपीट, दिस इज द राइट आंसर। और बात डिसेंट्रलाइजेशन की अगर की जाए, विकेंद्रीकरण की अगर बात की जाए, तो इसकी शुरुआत होती है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, राइट। और डायरेक्सी की बात की जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से ये प्रांतीय स्तर पर लाया गया था। और लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात की जाए तो चार्टर एक्ट 1853 से लेजिस्लेटिव काउंसिल दी गई थी वाइसरॉय को, राइट। तो इसका राइट आंसर है ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट देखते हैं, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज द फेडरल कोर्ट इन इंडिया क्रिएटेड। देखिए, फेडरल कोर्ट जो बनाई गई थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बनाई गई थी। इसमें ये बात की गई थी, इसके 2 वर्ष पश्चात आफ्टर 2 इयर्स क्या बनती है, 1937 में हमारी एक फेडरल कोर्ट बनती है, राइट। और फेडरल कोर्ट जो बनती है उसमें एक प्रश्न हमें निकल के आता है कि आज की जो हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, क्या उसके बराबर का दर्जा फेडरल कोर्ट के पास था, अर्थात क्या फेडरल कोर्ट को ही रिप्लेस किया है हमारी आज की सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि फेडरल कोर्ट क्या था, फेडरल कोर्ट एक लास्ट अपीलिंग अथॉरिटी नहीं था, लास्ट अपीलिंग अथॉरिटी नहीं था, ये एक अथॉरिटी नहीं था। अर्थात अगर कोई व्यक्ति फेडरल कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वो लंदन में बैठा जो प्राइवी काउंसिल है उस पर अपनी याचिका दायर कर सकता था। परंतु वर्तमान में आप जानते हैं कि जब हम सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाता है, जब सुप्रीम कोर्ट को कोई फैसला सुनाता है तो किसी भी व्यक्ति के पास ये विकल्प नहीं होता है कि वो इसके विरुद्ध कहीं पिटीशन डाल पाए, राइट। अब यहां पर आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई फांसी की सजा दी है तो हम राष्ट्रपति के साथ पास जा सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के पास एक पार्डनिंग पावर होती है। पर देखिए, राष्ट्रपति एक न्यायपालिका का हिस्सा नहीं होते हैं। तो राष्ट्रपति की जो पार्डनिंग पावर होती है वो एक जुडिशियल पावर नहीं होती है राष्ट्रपति की, राइट। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो लास्ट अपीलिंग अथॉरिटी है, राइट। तो इसका आंसर क्या है, नन ऑफ द अबव, क्योंकि अभी हमने देखा इसका आंसर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, द इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम बाई। बाई कैमरल का मतलब होता है, बाई मतलब दो, कैमरल मतलब सदन बना देना। जैसे वर्तमान में हमारी जो पार्लियामेंट है उसके 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा। तो इसकी शुरुआत कहां से होती है, इसकी शुरुआत होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो इस एक्ट के द्वारा हमें दिखता है कि केंद्र में बाइकैमरिज्म डाला गया, बाइकैमरिज्म डाला गया। अर्थात उस समय जो संसद थी उसका जो लोअर हाउस था उसको कहा गया लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। वर्तमान में इसको हम
राज्यों की जो विधानमंडल होता है उसका जो लोअर हाउस होता है उसको कहते हैं, और जो अपर हाउस है वो कहलाए काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो आज भी यही कहलाता है, ठीक है। तो बात अपर हाउस की जाए तो आज भी वही कहलाता है, परंतु बात जब लोअर हाउस की जाए तो आज लोअर हाउस जो है आज हमारा वो राज्यों के स्तर पे काम करता है, क्योंकि आजकल का जो हमारा लोअर हाउस है वो है हाउस ऑफ द पीपल, जिसे आमतौर पे आप लोकसभा कहते हैं, राइट। तो ये जो बाइकैमरिज्म आया है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 से आया है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो है सी, ऑप्शन सी। तो ए है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इसमें जो प्रसिद्ध है वो ये है कि पहली बार भारतीयों को बजट में शामिल किया गया। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, इस पे पहले हमने चर्चा कर ली है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो ये तो काफी अपने में ही काफी बड़ा एक्ट है। 321 धाराएं हैं इसमें, 321 और 10 अनुसूचियों में ये विभाजित था, राइट। तो इसका राइट आंसर है आपका द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, तो सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। तो ए इसका आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं, विद रेफरेंस टू इंडियन सिविल सर्विसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब देखते हैं इंडियन सिविल सर्विसेज में, तो आइए इसका जरा बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं। देखिए इंडियन सिविल सर्विसेज की जो पहली बार शुरुआत हुई थी वो 1833 वाले चार्टर से हुई थी, परंतु कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ना करने ना ना माफ कीजिएगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ना कहने की वजह से ये कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाया था। परंतु चार्टर एक्ट ऑफ 1853 यानी कि 20 वर्षों के बाद ये नियम आया, घोषित किया गया, नियम आया ये 1853 में, और इसके लिए 1854 में एक समिति बनाई गई थी, जिसमें ये समिति बनाई गई थी मैकॉले के अंतर्गत, और ये मैकॉले वही है जिन्होंने आईपीसी की ड्राफ्टिंग करी है। और इसके तहत हमें दिखता है कि एक मेरिट सिस्टम आता है, और कहीं ना कहीं हमें दिखता है एक रिलेटेड कमीशन बनाया जाता है, और ये कमीशन जो पेपर कराएगा ये लंदन में कराएगा। तो पहली बार जो पेपर होता है वो 1885 में होता है। याद करने का तरीका है, इसी वर्ष हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बनी थी, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, फिर हमें भारतीयों की इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से मांग आती रहती है कि जो भारतीय जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनको लंदन जाना पड़ रहा है, इसलिए एक आयोग गठित किया जाए भारत में। तो अंत में ये जो मांग है कि भारत में आयोग गठित किया जाए, ये आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से हमें दिखता है। इसी के बाद हमें दिखता है कि 1926 में भारत में एक पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग गठित किया जाता है, राइट। और उसके पश्चात हमें दिखता है कि कहीं ना कहीं भारत में जो है वो जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं, राइट। तो शुरुआत में वो इलाहाबाद में किए गए थे, उसके पश्चात वो दिल्ली में हुए, ठीक है। पहले इलाहाबाद में फिर दिल्ली में, इसीलिए वर्तमान में इलाहाबाद की पढ़ाई को काफी अच्छा माना जाता है, कारण यही है, राइट। तो आइए देखते हैं इसमें पहला स्टेटमेंट क्या है, हमें करेक्ट देखना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रोवाइडेड अ सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज विच वॉज टू बी हेल्ड इन इंडिया। बिल्कुल ये सही जवाब है, मैंने अभी बताया था आपको 1919 में ये प्रावधान आया था कि भारत में एक लोक सेवा आयोग गठित किया जाए, इसीलिए 1926 में गठित किया जाता है। और मैंने ये भी बताया था पहला पेपर इलाहाबाद में ऑर्गेनाइज किया गया था, राइट। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, इन द इंडियन सिविल सर्विसेज इन 1941, 1941 का जो सिविल सर्विसेज था, द परसेंटेज ऑफ इंडिया वाज मोर एज कंपेयर टू द यूरोपियन। बिल्कुल सही था, ठीक है। जो इंडियन सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम कंडक्ट किया गया था और उसमें जो रिजल्ट भी आया था उसमें हमें दिखता है जो वेटेज है वो इंडियंस का ज्यादा दिखा था, राइट। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राइट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वाज हेल्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। देखिए ऐसे तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इसमें प्रत्यक्ष रूप से बताया गया था कि चुनाव करवाने हैं भारत में, उसके नियम भी दिए गए थे, तो इसीलिए इसमें काफी चुनाव कराए गए थे। परंतु यहाँ पर प्रश्न के अनुसार अगर हम देखें तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका 1926 के जो चुनाव कराए गए थे उसका आधार 1919 ही था। 1937 के जो चुनाव कराए गए थे उसका 1935 आधार था। 1945 के जो चुनाव किए गए थे वो 1919। यहाँ पर हमारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि 1935 डाल सकते हैं, तो याद रखिएगा 1945 के जो चुनाव कराए गए थे उसका आधार था 1919। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए और सी है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हमने ये अटेम्प्ट करा और मुझे उम्मीद है मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा, और पसंद आता है तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और उन तक ये चैनल पहुंचाइए जो लोग किसी कारणवश कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पर एक मार्गदर्शन चाहिए, तो ये आप उनको शेयर करा सकते हैं। और अंत में मैं कहना चाहता हूँ आज का जो प्रश्न है वो ये है कि राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी, राइट। तो यहीं से अंत करने जा रहा हूँ। जय हिंद गाइस।